Good morning, my dear students. I am going to teach kinds of respiration. Kinds of respiration. I have already taught you what is respiration. तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि रेस्पायरेशन क्या है. आज हम उसके काइंड्स को बताएंगे. रेस्पायरेशन में होता क्या है, हमें एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. तो अब उसी पे हम चर्चा करेंगे. तो इसके पहले आप लोग को बता दिया गया है कि रेस्पायरेशन क्या है. जो भी नए फॉलोअर हैं, जो रेस्पायरेशन का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख लें, अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो हम आप लोगों को अब बताते हैं कि रेस्पायरेशन थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लें, रिकॉल कर लें कि रेस्पायरेशन क्या है. तो रेस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हम फूड गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद हमें एनर्जी देता है. ठीक है. और वो एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में रिस्टोर्ड होता है. एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट. तो वो जो फूड पार्टिकल्स है उससे जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है. और ये जो एटीपी होता है उसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं. क्योंकि करेंसी ऑफ एनर्जी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यही एटीपी फिर से क्या होता है, जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर से बॉन्ड एनर्जी टूटता है. और वो टूटता किसमें, तो एडीपी और फॉस्फेट में. तो मतलब एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट में टूटता है. और वही जब टूटती है तो उससे बॉन्ड एनर्जी निकलता है और वही बॉन्ड एनर्जी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है. तो ये रेस्पायरेशन हो गया. तो रेस्पायरेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है अनएरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पायरेशन. तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन जैसा कि नाम से ही आप लोग देख सकते हैं कि अनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या है. तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो अनएरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है. मतलब कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पायरेशन. और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं. तो इसके मतलब ये साफ साफ है कि अनएरोबिक रेस्पायरेशन में फूड का अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वहां पे. तो ऑक्सीजन की कमी है तो अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. और जब अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि फूड जो है वो अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा. और जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में निकल नहीं पाती है. तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो छोटे छोटे एनिमल्स में होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स में होते हैं. लेकिन जो विशाल ऑर्गेनिम्स हैं, जो ह्यूज एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग हो गए या फिर मैमल्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, तो ये सभी को एनर्जी की अधिक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये लोकोमोशन करते हैं, मूव करते हैं इधर से उधर, फिर ये कुछ वर्क करते हैं. तो इनको एनर्जी की अधिक रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना जरूरी है. और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है. जिसके कारण तो यही कारण है कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है वो अधिक एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो इनकम्प्लीट है वो कम एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स हैं, उन्हें कम मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है. तो ये हम सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ किसके बारे में, तो टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में. तो टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन. कौन कौन, तो एरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरा अनएरोबिक रेस्पायरेशन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पायरेशन को पहले देख लीजिए. तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, द रेस्पायरेशन अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो एरोबिक रेस्पायरेशन. और जो द रेस्पायरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वैसा रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाएगा. क्लियर. तो एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए.
तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो इन अनएरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फूड तो वही है ना, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है आर ब्रोकन डाउन इनटू, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रोकन डाउन होता है किसमें, तो एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ एनर्जी भी रिलीज करती है, एंड ऑल्सो रिलीज एनर्जी, और कुछ ये एनर्जी भी रिलीज करने का काम करती है ना। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे इन अनएरोबिक रेस्पायरेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और अकर्स, इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, किसके लिए, किस कारण इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो पाता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, विच कैटालाइज्ड, लेकिन और ये भी जो कैटालाइज्ड होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और क्या बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब यहां पे देख सकते हैं पायरुविक एसिड क्या है, तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स कार्य करते हैं, तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, कैटालाइज्ड होते हैं, तो क्या है, तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, या फिर दोनों को कॉमनली हम जाइमेज एंजाइम भी बोलते हैं, क्या बोला जाता है, जाइमेज एंजाइम बोला जाता है, जिनके अंतर्गत फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जो ग्लूकोज है वो किसमें, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो होता कहाँ है, तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन ईस्ट में होता है, कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है, कुछ फंजई में भी होता है, तो ईस्ट में होगा, तो ये फंजई है क्या, तो फंजई है। कुछ जो होता है वो आपको जूसी फ्रूट्स में भी होता है, जूसी फ्रूट्स में भी क्या होता है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है। फिर आपको मसल्स में भी देखने के लिए मिलता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और इसमें मात्र 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, कितने, तो मात्र 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो किसमें रिलीज होते हैं, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, जो हमारे एनर्जी के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, हमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए छोटे छोटे कुछ बैक्टीरिया में भी होते हैं, ईस्ट कुछ बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलेगा, कुछ फंजई में देखने के लिए मिलता है, और कुछ जूसी फ्रूट्स जैसे आपको मैंगो हो गया, फिर आपका हो गया ग्रेप्स हो गया, तो ये सभी कुछ जो होते हैं रसदार फल जूसी फ्रूट्स होते हैं, वहां पे ये देखने के लिए मिलता है, कौन, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब जानते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोग जान चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये हम लोगों में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में होते हैं, कितने स्टेप्स में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं उसको 4 स्टेप्स में बांटा गया है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप्स है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है, या इसको हम ईएमपी पाथ भी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथ भी बोला जाता है। फिर सेकंड आता है आपका लिंक रिएक्शन, क्या आता है, लिंक रिएक्शन आता है। लिंक रिएक्शन के बाद आता है टीसीए साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक
एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है किसको? तो TCA को। और जो चौथा आता है वो आता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो अब देख सकते हैं आप ग्लाइकोलाइसिस, ये जो है क्या एरोबिक रेस्पायरेशन जो है, एरोबिक रेस्पायरेशन को 4 स्टेप्स में बांटा गया है। क्या क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, TCA साइकिल हो गया और ETS हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथ बोलते हैं क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। एक थे मेयरहॉफ एंड पार्नेल। तो इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नेल के द्वारा ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोपोनेट किया गया था, ये तीनों साइंटिस्ट के द्वारा। तो इन्हीं तीनों साइंटिस्ट के नाम पे इसका रख दिया गया EMP पाथ, या फिर इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब बारी बारी से हम सभी को जानेंगे। आप ये तो जानते ही है कि एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो क्या है, तीनों में। ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में होता है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस को थोड़ा सा देख लें। तो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन है। सेल्यूलर रेस्पायरेशन का पहला स्टेप है, इन विच 6 एटॉमिक कार्बन मोलिक्यूल्स, मतलब कि 6 एटॉमिक कार्बन मोलिक्यूल्स जो ग्लूकोज होता है वो 3 एटॉमिक कार्बन मोलिक्यूल्स जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं उसके 2 मोलिक्यूल्स में टूट जाता है। मतलब कार्बन जो है वो 6 कार्बन एटम का जो ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन में 2 एटम में टूट जाता है। क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता क्या, 6, तो C6H12O6 जो होता है ना वो 3 कार्बन में कार्बन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। O3 C3H6O3, मतलब कि 2 एटम में टूट जाता है। कौन? तो ग्लूकोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज जो है वो 2 कार्बन एटम में टूट गया, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप्स में होता है। ये 10 स्टेप्स में टूटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज जो है वो बीच से तोड़ दिया और ये 3 पायरुवेट 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में टूट गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे जो एंजाइम्स वर्क करते हैं इसको तोड़ने में। तो जो सबसे फर्स्ट होता क्या है, तो सबसे फर्स्ट में ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज से हम ग्लूकोज में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच्ड कर देते हैं। जब ATP, चूंकि हम जानते हैं कि फूड में ATP भी मोस्ट प्रेजेंस है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि ATP बना था। तो इसी ATP से एक फॉस्फेट को हम बाहर निकाल दिए और इसमें ग्लूकोज में जोड़ दिए, तो वो हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ जाता है। तो एक हाइड्रोजन वहां से निकल गया, तो बनता क्या है, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। क्या बन गया? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। और वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम फिर से क्या करते हैं, आइसोमेराइज करते हैं और उसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो उसका बॉन्ड एनर्जी मजबूत होता है और उसको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हो गया तो फिर से क्या करते हैं, एक और ATP यहाँ पे खर्च करते हैं, और जब इसे एक फॉस्फेट ग्रुप को फिर से इसमें अटैच्ड करते हैं। जब इसमें अटैच करते हैं तो क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन जाता है। अब इसको क्या करते हैं, फिर से इसको तोड़ा जाता है। तो ये GAP एंड DHAP में टूट जाता है। तो GAP और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में टूट जाता है, या डाइहाइड्रोक्सी एसिटल डिहाइड फॉस्फेट में टूट जाता है। ठीक है। अब इस दौरान होते क्या है कि 10 स्टेप्स जब होते हैं इस प्रकार से 10 स्टेप्स में होते हैं, वो हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस में
10 स्टेप्स होते हैं। उन 10 स्टेप्स में सबसे पहले तो कितने, तो 10 स्टेप्स के दौरान 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 7th स्टेप्स में प्राप्त होते हैं, 7th स्टेप्स में प्राप्त होते हैं, और 2 एटीपी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 10th स्टेप्स में प्राप्त होते हैं। तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो 7th स्टेप्स में प्राप्त होते हैं, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो 10th स्टेप्स में प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हम फर्स्ट और थर्ड स्टेप्स में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च कर दिए होते हैं। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेप्स में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च कर दिए होते हैं, तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान केवल 2 ही एटीपी का बेनिफिट हमें होता है। बेनिफिट में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मात्र 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हम बेनिफिट होता है, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स तो चूंकि हम खर्च पहले ही कर दिए होते हैं, लेकिन बनता तो 4 है। अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो 4, लेकिन बेनिफिट कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का होता है, तो मात्र 2 एटीपी का बेनिफिट होता है। जो फर्स्ट होता है वो 7th स्टेप्स में, फर्स्ट 2 जो होता है वो 7th स्टेप्स में, और जो सेकेंड लास्ट 2 जो होता है वो 10th स्टेप्स में होता है। और फर्स्ट एंड 3 स्टेप्स में हम ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च कर दिए होते हैं। और इस दौरान क्या, तो 2 NADPH.H भी बनता है। तो अब ये NADPH डॉट क्या है, तो NADPH.H जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है, तो यहां पे गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो आपने समझ गया अच्छे तरीके से। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या हुआ, तो ग्लाइकोलाइसिस वह प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है 6 एटॉमिक कार्बनिक एटम है, जो डिकम्पोज होने के बाद 3 एटॉमिक कार्बनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में टूट जाता है, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। और ये पायरुवेट जो है वो फिर से इसका फर्दर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, फिर लिंक रिएक्शन में जाएगा। तो लिंक रिएक्शन में जाने के बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। क्या बनाता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। और यही एसिटाइल कोएंजाइम फिर कहा जाता है, तो ईटीएस में जाता है, और वो हमें और अधिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बने, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हम एक्सपेंडिचर हुआ, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स चूंकि हम खर्च किए। और ये कौन कौन सा स्टेप्स में हुआ, तो ये जो 4 एटीपी बना, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो बना वो 7th स्टेप्स में, और जो 2 बना वो 10th स्टेप्स में बना, है ना, वो 10th स्टेप्स में बना। अब 2 एक्सपेंडिचर कब हुआ, तो फर्स्ट एक जो है वो फर्स्ट स्टेप में हुआ, और दूसरा जो हुआ वो 3rd स्टेप्स में खर्च हुआ। तो बेनिफिट या नेट हम बोले, नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो 2 एटीपी नेट हमें कितना मिला, तो 2 एटीपी। अगर टोटल की बात करें नेट, तो नेट एटीपी 4 हो गया, नेट एटीपी 4 हो गया। लेकिन अगर हम बेनिफिशियल कितना रहा, तो 2 रहा। तो बेनिफिशियल एटीपी कितने, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का बेनिफिट हमें हुआ किसमें, तो ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस हुआ कहां, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब हम क्या बता रहे हैं कि इसमें
फिर एक 2 NADP बनता है, 2 NADPH डॉट H बनता है, NADPH डॉट H, या इसको हम NADPH2 भी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? तो निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एक्चुअली है क्या? NAD प्लस जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। NAD प्लस, FAD प्लस, GAP प्लस, तो ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये तीनों जो है वो करता क्या है? तो ये तीनों का केवल यही काम है कि जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक्सेप्ट करके ETS में जाने के बाद क्या करता है? वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो NAD प्लस, तो निकोटीन अमाइड एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड। अब अगर FAD प्लस की बात करें तो फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब अगर GAP प्लस की बात करें तो GAP प्लस का, तो GTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों जो है, ये तीनों को हम क्या क्या, तो NAD प्लस, FAD प्लस है और GTP प्लस, ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और ये तीनों जो है वो क्या करता है? ETS में जाने के बाद ATP प्रोवाइड करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। तो एक NAD प्लस जो होता है, वो एक NAD प्लस मोलिक्यूल्स जो होता है वो फॉस्फेट के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है? NADPH डॉट H बनाता है, जो क्या करता है? एक NADPH डॉट H जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। फिर एक FADH डॉट H जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। कहा? तो ETS में। कहा प्रोड्यूस करता है? तो ETS में प्रोड्यूस करता है। और एक GTP जो है, H डॉट H जो है वो एक ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये होता कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और ये चूंकि कॉमन है, ये एरोबिक में भी होगा और एनएरोबिक में भी होगा। एरोबिक में भी क्या होगा? तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, और अनएरोबिक में भी क्या होगा? तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। जो ग्लूकोज है वो किसमें टूटेगा? पायरोवेट में टूटेगा। और पायरोवेट जो फर्दर डिवीजन होगा कहाँ? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो वो क्या होगा? तो एसिड क्या बनाएगा? एथिल अल्कोहल और CO2 बनाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स में होता है। तो 4 ATP फॉर्मेशन हुआ कहाँ? तो 7th स्टेप्स में 2 और 10th स्टेप में 2, मतलब 4 ATP मॉलिक्यूल्स बना, जिसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स खर्च कर चुके हैं, एक फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। फिर नेट ATP मॉलिक्यूल्स कितना बना? तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स बना। कितना? तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स बना, जिसमें बेनिफिशियल कितना रहा? तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स रहा। और NADPH के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADPH डॉट H बनाता है। तो 2 NADPH डॉट H मॉलिक्यूल्स बनाया, मतलब कि ये 6 ATP प्रोड्यूस करने का कहाँ काम करेगा? क्योंकि एक NADPH कितना? 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो 2 NADPH डॉट कितना? तो 6 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। कहा? तो ये ETS में करेगा। लेकिन हम अभी ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखेंगे? तो ग्लाइकोलाइसिस में केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स का बेनिफिट होता है और
4 एटीपी मॉलिक्यूल्स टोटल बनते हैं। अगर NADPH.H पूछा तो 2 NADPH.H बनता है, जो ATS में जाने के बाद कितना, तो हमें 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा। मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अनएरोबिक रेस्पायरेशन में केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही देगा, क्योंकि अनएरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो लिंक रिएक्शन में नहीं पहुंच पाता है, वो ETS उसमें नहीं होती है। तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन केवल ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, तो पायरुवेट जो है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और वो एथाइल अल्कोहल बनाता है केवल, और वहां पे 2 ही एटीपी, वहां पे NADPH.H जो है वो बेकार चला जाता है, तो इसकी गिनती नहीं होती है। लेकिन एरोबिक रेस्पायरेशन में इसकी गिनती होती है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में इसकी गिनती होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फायदा हुआ, क्योंकि 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स फिर NADPH.H भी देगा कहा ETS में जाने के बाद। तो ग्लाइकोलाइसिस से ही केवल हमें 8 नेट एटीपी का फायदा हो रहा है। और अगर पूरा नेट की बात करें तो नेट 10 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फायदा हो रहा है, क्योंकि 2 NADPH.H जो है वो 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमको आगे जाकर के देगा। तो मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही हम अगर नेट ओवरऑल बात करें तो 10 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाता है, लेकिन 2 जो है वो कहां हो गया, खर्च हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बन जाता है। कितना बन जाता है, 8 एटीपी बन जाता है। हालांकि ये एटीपी जो है वो आगे जाकर के बनता है ETS में, और वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस आप अच्छे से जान गए होंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद आ जाइए आप लोग लिंक रिएक्शन में। क्या आ जाइए, लिंक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या क्रैब साइकिल। तो जब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या क्रैब साइकिल की बात करते हैं तो क्रैब साइकिल में होता क्या है, तो आप फिर से एक बात देख लीजिए। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या हुआ था, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था वो कौन था, तो ग्लूकोज जो था वो क्या हुआ, 3 कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस था वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाया था। क्या कहलाया, ग्लाइकोलाइसिस कहलाया। और ये ग्लूकोज था, क्या था, ग्लूकोज। और ये जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, दोनों पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, जिसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे लिंक रिएक्शन चला। तो लिंक रिएक्शन में आपने क्या देखा, ये जो है वो 2 कार्बन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या बोले, तो इसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए बोले, एसिटाइल कोएंजाइम ए बोले। प्लस एक CO2 भी रिलीज किया, तो 3 कार्बन था, तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम का क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। तो यहाँ भी सेम चलेगा, एक CO2। तो यहाँ पे दोनों का क्लियर हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे किस तरीके से टूटता गया है वो देखिए सबसे पहले। फिर जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में गया, फिर ये जो 2 कार्बन एटम है वो फिर CO2 प्लस H2O में टूट गया। कहा, क्रैब साइकिल में। कहा टूटा, तो क्रैब साइकिल में टूट गया। अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ये टूटने के दौरान क्या क्या और बना वो देखिए। तो यहाँ पे टूटने के दौरान क्या बना, तो 4 ATP बना और 2 Na, 4 ATP बना और 2 NADPH.H बना। कहा, तो ग्लाइकोलाइसिस में बना ये। फिर आप देखिए लिंक रिएक्शन में ATP कुछ नहीं बना, केवल CO2 रिलीज हुआ। लेकिन और क्या बना, तो यहां भी आपको 2 NADPH.H प्राप्त हुआ। ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्रैब साइकिल की बात करें तो क्रैब साइकिल में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लड भरे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और वहीं पे ये क्रैब साइकिल होता है, यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। यहाँ पे क्या हुआ, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था उस कोएंजाइम ए से हम एसिटाइल ग्रुप को अलग कर दिए। तो इन क्रैब साइकिल नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ओनली चेंज एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप को केवल हम वहां किससे क्या सेपरेट कर दिए, किससे, तो एक कोएंजाइम ए से जो 2 कार्बन कंपाउंड था
इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया इसको। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन था, उसको 3-3 कार्बन में तोड़ दिया गया। फिर लिंक रिएक्शन में क्या हुआ, इसको और तोड़ा गया, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया जो आप देख सकते हैं, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स है, लिंक रिएक्शन कहां हुआ, तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम ए मौजूद था, जो इसको क्या किया, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, वो 2 कार्बन एटम्स का। अब उसको क्या किया, जब 2 इंटर कर गया अंदर, तो अब इसको फिर से क्रैब साइकिल में क्या हुआ, तो CO2 प्लस H2O में टूट गया। जब ये टूट गया तो इस दौरान क्या क्या निकला, तो NADPH निकला, .H निकला, या 2 कर दीजिए, FADH2 निकला, और एक क्या निकला, तो GTPH2 निकला। तो अब ये ये तीनों निकल गया, और ये तीनों अब ETS में प्रवेश करेगा, और फिर वहां से क्या प्रोवाइड कराएगा, तो ATP प्रोवाइड करवाएगा। ये तीनों जो है वो हम कह सकते हैं, ये तीनों को NADPH2, FADH2 और GTPH2 जो है, ये तीनों जो है वो किसका काम करेगा, तो वो काम करेगा, ये तीनों जो है ये चेक का काम करेगा। किसका, तो चेक का काम करेगा। अब चेक को हम भजाएंगे तो ATP मिलेगा, है ना, और ये चेक भजेगा कहाँ, तो ETS में जाकर के भजेगा। जैसे आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप चेक देते हैं, तो बैंक मैनेजर आपको क्या देता है, कैश देता है। तो हम जान रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी का कैश है, जो एनर्जी का करेंसी है, वो क्या है, तो ATP है। तो ATP कहाँ भजेगा, तो ATP प्रोड्यूस कौन करता है, तो NADPH भी प्रोड्यूस करता है, GTP भी प्रोड्यूस करता है, और एक क्या था, तो FADH भी प्रोड्यूस करता है, और एक NADPH2 के जगह पे हमको 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, एक FADH2 के जगह पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, और एक GTP के जगह पे हमको एक ही ATP मॉलिक्यूल्स देता है। तो वो चेक है, वहां पे जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्रेब साइकिल में देख सकते हैं, कुछ बना नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम था, फिर से एसिटाइल इंटर करने के लिए क्या हुआ, केवल इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कोएंजाइम ए था, तो इसको इंटर करने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, और यहीं पे जब इंटर कर गया तो कौन इंटर करेगा, तो करेगा एसिटाइल ग्रुप इंटर करेगा, कोएंजाइम ए यहीं रह जाएगा। फिर से ये साइकिल चलेगा, और ये साइकिल क्रेब्स के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका क्रेब साइकिल नाम रखा गया, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो अब क्रेब साइकिल हो गया। अब आप आ जाइए ETS में, किसमें आ जाइएगा, तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में आ जाइए। तब आप देख सकते हैं ETS क्या है, तो इन ETS में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं, दैट हैज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, जिनमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, वो रिलीज करते हैं, और जब रिलीज होता है तो इन फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में रिलीज होता है। दिस ATP मॉलिक्यूल्स आर डिवाइड एंड रिलीज्ड। वो ATP मॉलिक्यूल्स जो होता है वो डिवाइड होता है, और जब डिवाइड होने के बाद वो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होता है। वो बॉन्ड एनर्जी हम लोग यूज करते हैं किसमें, तो वही बॉन्ड एनर्जी हम लोग यूज करते हैं किसमें, तो वो बॉन्ड एनर्जी का यूज हम जब काम करते हैं या खेलते हैं तो उसमें वहां पे यूज किया जाता है। अब हम ये जान रहे हैं कि ये जो होता है वो क्रिस्टी में होता है। कहाँ होता है, क्रिस्टी में होता है। तो मतलब ETS आर अकर्ड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख सकते हैं ऐसा। तो ये हाई, और यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी डबल होता है, डबल मेम्ब्रेन। तो ये जो आपको जो हाइयर सरफेस एरिया दे रहा है, यही क्रिस्टी हुआ, और यही क्रिस्टी में क्या होता है, ये ETS कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब कहाँ पे क्या बना। तो आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या क्या बना, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या क्या बना। तो ग्लाइकोलाइसिस में आप जान रहे हैं 4 ATP बना और 2 NADPH.H बना, PH.H बना किसमें, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। फिर आप लिंक रिएक्शन में देखें तो लिंक रिएक्शन में क्या क्या बना,
तो लिंक रिएक्शन में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 2 NADPH.H प्राप्त हुआ, NADPH.H प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां पर भी क्या था, दो पायरुवेट जब दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स रहेगा तो 2 NADPH बनेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, है ना। फिर आपका आ गया क्या, क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के दौरान भी क्या प्राप्त हुआ, तो क्रैब साइकिल जो है वो 8 स्टेप्स में हो गया। कितने स्टेप्स में, तो 8 स्टेप्स में होता है और कुछ बनता नहीं है इसमें, केवल जो एसिटाइल ग्रुप है वो अलग हो गया कोई एंजाइम से, और क्या बनाया, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या, दो कार्बन का था, तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O बनाया, तो 2, और इधर भी 2, तो 2 4 क्या बनाएगा, तो 4 CO2 बना गया, 4 CO2 प्लस H2O बना देगा, है ना, और प्लस 6 NADPH2 बनाता है, 6 NADPH.H बनाता है, तो प्लस 1 FADPH.H बनाता है, क्या बनाता है, तो क्रैब साइकिल के दौरान यहाँ पे 6 NADPH.H बनाया, एक FADPH.H बनाया, एक और 2 GTPH.H बनाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक NADPH डॉट जो है वो कितने, तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, एक FADH जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, और एक GTPH जो है वो 1 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। तो नेट क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं नेट जो हो गया, यहाँ पे आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP प्लस यहाँ पे 2 NADPH.H था, तो 3 ATP, मतलब कि यहाँ पे 6 ATP मॉलिक्यूल्स दे देगा, तो 4 प्लस 6 ATP मॉलिक्यूल्स दिया आपका, ठीक है। तो टोटल जो हो गया वो 10 मॉलिक्यूल्स हो गया, कितने, 10 ATP, कहा, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। फिर आप देख सकते हैं एक FADH जो है वो 2 लिंक रिएक्शन में, तो लिंक रिएक्शन में 2 NADPH.H दिया, तो यहाँ पे 2 गुणा 3, मतलब यहां भी 6 ATP बनेगा, तो यहां भी हमें लिंक रिएक्शन के दौरान कितना, तो 6 ATP बन गया। फिर आपको क्रैब साइकिल की बात करें तो क्रैब साइकिल में आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे 6 NADPH गुणा 3, मतलब 6 18 ATP बना, फिर प्लस एक FADH 2 ATP दिया, तो 2 ATP बना, और 2 GTP 2 ATP मॉलिक्यूल्स दिया, तो टोटल क्या आ गया आपका, तो 18 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22 ATP मॉलिक्यूल्स आ गया। टोटल अगर नेट मॉलिक्यूल्स की बात करें, नेट ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पायरेशन, तो एरोबिक रेस्पायरेशन में नेट जो है वो कितना, तो 10 प्लस 22 हो गया, 32 और प्लस 6 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन गया, कितने, तो एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन गया, जिसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपेंडिचर था, खर्च किया था, एक्सपेंडिचर था, तो नेट क्या बचा, तो हमें बेनिफिट कितना हुआ, तो बेनिफिट 36 ATP, मतलब 36 ATP मॉलिक्यूल्स का हमें बेनिफिट हुआ। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो एरोबिक रेस्पायरेशन में आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ, तो 6H12O6 जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, तो 6O4HO3H6 H3 में कन्वर्ट हो गया, है ना।
2 मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो है वो फिर से फर्दर डिवाइड हुआ, ये ग्लूकोज हुआ, क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, तो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, किसके दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पायरुवेट जो है वो किसमें, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। तो पायरुवेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं CH3 CO COOH कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप 2 कार्बन, ये जो 3 कार्बन था वो फिर आगे चल करके 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया था। 2 कार्बन CH3 COOH में कन्वर्ट हो गया, कोएंजाइम ए इससे क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये कहा हुआ, तो लिंक रिएक्शन में। अब ये लिंक रिएक्शन में फिर से जाएगा कहा, तो क्रैब्स साइकिल में जाएगा। तो अब क्या बचेगा, CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन में, यहाँ पे सिंगल कार्बन में। और अगर सिंगल बात करें तो CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स दिया। तो मतलब यहाँ पे कितना, तो 3880 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। 28 मतलब 2880 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। कहाँ, तो एरोबिक रेस्पायरेशन में। अब अगर हम अनएरोबिक रेस्पायरेशन की बात करें, अनएरोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन में आपने क्या देखा, तो यहाँ पे C6H12O6 जो था वो सबसे पहले टूटेगा तो पायरुवेट में ही। जब पायरुवेट में टूटा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ये तो दोनों में सेम है। अब यहाँ पे लिंक रिएक्शन तो होता नहीं, ये फर्दर डिवीजन होगा किसमें, तो C2H5OH प्लस CO2 प्लस 80 किलो कैलोरी एनर्जी, 28 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मतलब 2 ATP प्रोड्यूस किया नेट, क्योंकि वहां पे ETS तो हुआ नहीं, जो NADH जो है वो फिर से ATP में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है वो ग्लूकोज हो गया। और ये कहाँ हुआ, तो ये प्रोसेस जो हुआ वो फर्मेंटेशन कहलाया। क्या कहलाया, फर्मेंटेशन कहलाया। तो ये ग्लूकोज नहीं, सॉरी, ये जो बना वो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बना, एथिल अल्कोहल और एथेनॉल बना। तो आप ये अच्छी से समझ गए कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हुआ, तो कुछ बैक्टीरिया में हुआ, फंजाई में हुआ, मसल्स में हुआ। अब एक बात और है, जब ये फंजाई में होगा, जब ये फंजाई में हुआ तो क्या बनाया, इथेनॉल बनाया। तो सबसे पहले जब फंजाई में हुआ तो ये सबसे पहले जो क्या बनाया था, पायरुवेट बनाया था, पायरुवेट बनाया था एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जब मसल्स में हुआ तो लैक्टेट बनाया। क्या बनाया, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, या लैक्टिक एसिड बनाया। और यही लैक्टिक एसिड जो है वो, चूंकि कभी कभी हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं या कंटिन्यू वर्क करते हैं तो होता क्या है कि उसमें हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो चूंकि हम जब वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उस समय एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो ऑक्सीजन जब हमें नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, हमारे मसल्स में ही वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है तो वो हमारे मसल्स में क्या बना देता है, लैक्टेट बना देता है। क्या बना देता है, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में वहीं पे जमा हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में जमा हो जाते हैं। और जब हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो वो क्या होता है, तो वो उससे में क्रैम्प आने का खतरा होता है। तो ये इसीलिए होता है। और जब हम कुछ देर आराम कर लेते हैं तो वही फिर से लैक्टेट जो है वो क्या होता है, फिर से डिकम्पोज होकर के फिर से ग्लूकोज बनाता है। और वो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इस प्रकार
जो आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, तो ये पूरा का पूरा जो है वो एरोबिक रेस्पायरेशन देख लिए, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन देख लिए। अब आप लोग को मेनली रूप से कल क्या पढ़ना है, तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। धन्यवाद।